तो G20 समिट के दौरान ही एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया जिसे बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बेसिकली ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं किस किस के बीच में एक MOU हुआ है। तो इसमें देखो USA होता है, उसके अलावा यूरोप होता है, उसके अलावा UAE होता है, सऊदी अरेबिया होता है, जर्मनी होता है, फ्रांस होता है, इटली होता है और इंडिया होता है। अब इसमें होगा क्या ना, देखो पहली बात तो ये है कनेक्टिविटी इशू। कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी? एक रेलवे का यूज़ करा जाएगा, उसके अलावा शिप का यूज़ करा जाएगा। अब देखो इसके अंदर मिडिल ईस्ट हो गया, मिडिल ईस्ट के अलावा कौन है? यूरोप हो गया और इंडिया हो गया। तो इनको आपस में कनेक्ट करा जाएगा। तो पहले शुरुआत किस तरह से होगी? मान लो हमारे पास कोई सामान है, ठीक है, अब इंडिया से कोई सामान लेके जाना है यूरोप, तो हम क्या करेंगे? पहले अगर मान लो हम आ गए मुंबई में, अब मुंबई की पोर्ट पे आए, मुंबई के पोर्ट के पास हम क्या करेंगे? पहले सी लेन का इस्तेमाल करेंगे, सी के थ्रू हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे UAE में। अब UAE में जाने के बाद हम क्या करेंगे? वहाँ का पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे जो रेलवे होती है उस रेलवे का इस्तेमाल करेंगे। रेलवे फिर जाएगी सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में जाने के बाद फिर क्या करेगी? जाएगी ये इजराइल पहुंचेगी। और जब ये इजराइल में हाइफा पोर्ट पे पहुंचेगी उसके बाद फिर क्या होगा? ये जाएगी डायरेक्ट, दोबारा सी लेन का इस्तेमाल होगा और ये सीधा पहुंचेगी ग्रीस के अंदर। तो देखो इसमें होगा क्या ना कि इंडिया के बीच में, यूरोप के बीच में और मिडिल ईस्ट के बीच में जो भी कनेक्टिविटी इशू होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और इससे क्या होगा? जो गुड्स का ट्रांसफ़र होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो टाइम होता है लगभग 30 से लेकर 40% इसका टाइम तो कम ही कम होगा। उसके अलावा इसकी जो कॉस्ट होगी वो भी कम होगी। तो देखो अभी जो इसकी रेलवे लाइन है ना वो अभी उतनी ज़्यादा बनी नहीं, तो अभी इसको बनाएंगे तो लगभग इसमें $20 बिलियन के आसपास पैसा पूरा खर्च होगा। अब इसके देखो जियोपॉलिटिकल गेम काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें देखो अमेरिका ने क्या करा, इसमें अमेरिका ने क्या करा, एक तरह से इजराइल को भी ऐड कर दिया, उसके अलावा जॉर्डन को भी ऐड करा। अब देखो इजराइल को देख लो और सऊदी अरेबिया को देख लो और UAE को देख लो, इनके बीच में ना खैर पटती नहीं है, लेकिन एक तरह से USA क्या करने की कोशिश करना, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं एक तरह से शांति को स्थापित करने वाला हूँ। उसके अलावा USA चाहता है ना कि देखो इंडिया को रशिया से, उसके अलावा जो ईरान हो गया उससे थोड़ा सा दूर करा जाए। अब देखो इसमें यूरोप का क्या फ़ायदा? अब यूरोप देखो देखता है इंडिया को एक तरह से इमर्जिंग मार्केट के तौर पर, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से अगर मान लो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन जाता है ना तो खैर यूरोप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, खैर इंडिया के लिए तो होगा ही। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई सबसे बड़ा गोल है इसका, जो एक तरह से बोलते हैं ना कि ग्रेटर गोल क्या है, मतलब इतना सब कुछ करा जाएगा, उसका रीज़न क्या है? तो देखो रीज़न ये है ना, चाइना का BRI प्रोजेक्ट। देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करा था चाइना ने 2013 के अंदर। अब इसमें चाइना करता क्या है ना, अगर मान लो किसी देश में कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मान लो सड़क बनानी या हाईवे बनाना है या पोर्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो ये क्या करता था? उन देशों को देता था फंडिंग। लेकिन दिक्कत उसमें ये आती थी ना कि ये फंडिंग भाई इतनी ज़्यादा देता था ना कि उस कंट्री की उतनी औकात नहीं रहती थी कि वो मतलब कि उस लोन को पे कर पाए। अब हमारे पास खैर सीधा एक एग्जांपल है श्रीलंका, हमारा एक तरीके से मित्र मुल्क ही है। तो देखो उसमें क्या था ना, अब यहाँ की सरकार ने इतना ज़्यादा उससे लोन ले लिया ना, खैर उस लोन को पे नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या करा, इनकी एक ज़मीन थी हम्बनटोटा पोर्ट के नाम से, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी जो पूरी ज़मीन थी एक तरह से चाइना को इन्होंने मतलब कि लीज पर दे दी 99 सालों के लिए। तो और ऐसा कई सारे देशों के साथ हुआ। तो एक तरह से उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इसे लॉन्च करा गया। लेकिन देखो अब ऐसा नहीं कि अभी पहली बार ऐसी कोई चीज़ को ये लॉन्च कर रहे हैं अमेरिका, लेकिन इससे पहले भी उसका काफ़ी ज़्यादा लॉन्च ये कर चुके हैं। जैसे कि 2021 के अंदर जब G7 की समिट होती है, तो जब 2021 के अंदर ये G7 की समिट होती है ना, तो वहाँ पे अमेरिका क्या करता है ना, B3W एक नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। उसका मतलब ये होता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली ये उसे काउंटर करना चाहते हैं। काउंटर किस तरह से करना चाहते थे कि मतलब अगर मान लो किसी देश के अंदर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ना, तो वो भी क्या करते हैं, चलो ठीक है जैसे चाइना फंडिंग दे रहा है वैसे हम फंडिंग देंगे। लेकिन देखो ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो इन्होंने फिर क्या करा, 2022 के अंदर G7 की समिट होती है। जब 2022 में जब समिट होती है ना, फिर ये अपना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अब उसको ये कहते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। अब इसका काम भी लगभग सेम ही था। लेकिन देखो मेन दिक्कत ये आएगी ना, चाइना को देखो ना, चाइना में क्या, अगर मान लो उन्हें फंडिंग देनी होगी तो एक देश है, अगर मान लो जो भी फंडिंग डिसाइड कर ली कि मान लो चलो BRI हमें इतना पैसा लगाना, हम इतना पैसा लगा देंगे, ठीक है, चलो मान लो लगा दिया। लेकिन G7 में हो गया या और बाकी सारे देश हो गए ना, अब अगर मान लो इसमें हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो G7 लोग आएंगे पहले साथ में, अभी देश करेंगे, आपस में बातें करेंगे कि भाई अगर मान लो हमें इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा देना है तो पहले सहमति बनानी होगी। अगर मान लो सहमति बनेगी ही नहीं तो शायद उतना पैसा निकलेगा ही नहीं। तो उसी मतलब वही एक तरह से अभी दिक्कत इसके अंदर है। IMEC जो भी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करा है, खैर अभी इसके अंदर अभी तो नया नया लॉन्च हुआ, देखते आगे क्या होता है। इसमें जो मेन दिक्कत आएगी ना एक तरीके से वो फंडिंग की दिक्कत आई। खैर हमने तो बात कर दी कि कनेक्टिविटी करेंगे, हम रेलवे लाइन को बिछाएंगे या जो भी हम इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो मेन देखते हैं फंडिंग कहाँ से आती है। अब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि B3 वर्ल्ड जो भी ये प्रोजेक्ट है अमेरिकन लेड मॉडल, वहीं से ये पैसा आएगा। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें बता सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। देखने के लिए धन्यवाद।